गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है एंड मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पिछले 6 लेक्चर्स हुए हैं पीवाईक्यूज के वो आप सबको समझ में आ रहे हैं। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि कैसे कुछ क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। जो बेस्ट मेथड है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता है, ट्रिकी होता है, तो आप कैसे उनको सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड को लगाकर, या आपको एक दो ऑप्शन भी आता है तो कैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, वो तरीका आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा हमने अजर्शन और रीजन का जो एक बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि कैसे अजर्शन और रीजन को सोल्व करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्या इजी मेथड है, वहां पर भी आप एलिमिनेशन मेथड को भी लगाओ और जो अजर्शन रीजन का एक ट्रिक होता है उसको भी आप यूज करो, तो कैसे इजिली अजर्शन रीजन का क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे टिप्स और ट्रिक्स, जैसे आप शाम को पीवाईक्यूज लगाते हो अपने अलग से किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तब वहां पर आप यूज कर रहे हो और आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एक और जो कॉमन क्वेश्चन था काफी सारे बच्चों का, जो ईमेल पर भी आया था मुझे, कि जो पीआईएल सब्जेक्ट है उसके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है या जो केसेस है वो बहुत अलग आते हैं और वो हमारे लेक्चर्स में भी इंक्लूड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं पीआईएल के, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हमारे लेक्चर में नहीं थी इंक्लूडेड। लेकिन एक चीज जो मैं आप सबको बोलूंगी कि जितने भी केसेस है, आप एक काम करो, 2018 से लेकर अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट के, वो उठा लो, और जितने भी पीआईएल से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं और जो केसेस हैं उनको आप एक अलग जगह पर लिख लो। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं उनको तो देखो कि कोई ऑप्शन ठीक है तो वो क्यों ठीक है, या फिर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, और उसके पीछे सही चीज क्या है। मान लो अगर बोल दे कि कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फलाना फलाना डेट को और ईयर को हुई थी, ये कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा था और वो ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो आप चेक करो कि वो फलाना फलाना जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो कब हुई थी, उसकी एग्जैक्ट सही डेट क्या है। क्योंकि इस पीआईएल में अगर आप देखोगे तो बार बार जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं, वो रिपीट होती हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से उठ जाती है, एक स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से उठ जाती है, तो वो रिपीटेशन में जरूर आती है। ठीक है, तो एक आप वो काम कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी पीआईएल के केसेस आए हुए हैं तो वो भी रिपीट होकर आते हैं कि मान लो 2018 का कोई पेपर है और उसके अंदर 4-5 पीआईएल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है, एक 2020 का कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है पीआईएल के केसेस का, तो वहां से मान लो 2-4 ऑप्शन मिक्स करके ऐसा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन बना देंगे। तो आप ये कर सकते हो कि पीआईएल के जितने भी केसेस आए हैं उनको आप एक पेज पर लिख लो, थोड़ा जाएगा 2-4 घंटा, लेकिन उनको एक जगह लिख लो और उनको 5-6 बार रिपीट कर लो, तो वो केसेस वाला जो क्वेश्चन है आपका वो भी सोल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको अगले जो हमारा बैच होने वाला है वहां ये दिक्कत नहीं आने दूंगी, सारी चीजें आपके नोट्स में इंक्लूडेड होगी, वहां आपको ये दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा केसेस हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकते हैं वो डिस्कस भी करेंगे और उनको लिखेंगे भी। ठीक है, तो ये चीज आप एक बार इस बार कर सकते हो जो आपको एक फायदा देगी। और पीवाईक्यूज तो हम लगा ही रहे हैं एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बच्चों को ये तरीका बहुत पसंद आया जिस तरह से हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके नोट्स हमारी चीजों में इंक्लूडेड नहीं थे लेक्चर्स में, उनके नोट्स भी मैं आपको बनवा रही हूँ। कोई ऑप्शन ठीक है गलत है वो हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब और अगर किसी भी बच्चे को अभी भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो प्लीज हमें ईमेल जरूर करें। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। तो प्लीज अगर आपको एक भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हमारे एग्जाम के, तो अभी भी आप जरूर परचेज करें, क्योंकि रिविजन इज द मस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका एग्जाम तो भाई बहुत दूर है क्लियर होना, आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन तो करनी ही करनी है। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए है तो प्लीज हमें ईमेल जरूर करें। और अगर किसी भी बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ और आईटी एक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं तो प्लीज हमें उसके लिए भी ईमेल करें। इन मॉक टेस्ट की फीस भी आपको पिन कमेंट से ही पता चलेगी।
तो ये मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। जिस तरह का अभी एग्जाम हो गया है, हमारा एग्जाम का पैटर्न आने लगा है, उस हिसाब के क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो वो आपको एक मिक्स मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा बैच होने वाला है वो 20 जनवरी से शुरू होगा। तो जिन भी बच्चों को वो भी आगे ज्वाइन करना होगा तो वो भी टाइम से ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेंजेस करने वाले हैं अगले बैच में, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको उस चीज़ का भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां हमारा पहला क्वेश्चन होगा जिसकी आईडी है 40,045। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटिंग टू पेटेंट। पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ट्रीटीज दी गई है कि इनमें से कौन सी ट्रीटी है जो पेटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले तो ये ट्रीटी कब कब आई ये आपको पता होना चाहिए, लिखी हुई, ये अपने नोट्स में भी लिख लेना। ठीक है, कौन सी किस चीज से रिलेटेड है ये भी हम देखते हैं। चलो, तो पहला दे रखा है बुडापेस्ट ट्रीटी 1970, ये है भाई पेटेंट से रिलेटेड। तो और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो पेटेंट भी इस पर किस चीज का था, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए ये पेटेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो पेटेंट में आपको लिखवा देती हूँ ऑन द इंटरनेशनल, और मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था रीनेट का कोई, अभी वहां पर बुडापेस्ट ट्रीटी का एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा था कि क्या ये ट्रीटी बुडापेस्ट ट्रीटी इसी पर हुई थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ये देखो यहां से इस तरह के क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन बस उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। आप ये बात ध्यान रखो, अगर आप बहुत डिटेल में एनालाइज करोगे ना, जैसे हमने हमारे जो क्वेश्चंस उस तरह से निकाले हैं, उस तरह से डिस्कस किए हमने, अगर आप डिटेल में एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होकर आती है, लेकिन बस उनको थोड़ा सा एनहेंस कर दिया जाता है, थोड़ी और चीज़ें उनके बारे में पूछ ली जाती है, लेकिन बस रिपीटेशन में चीज़ें आती ही आती है। तो PIL इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ बहुत चीज़ें रिपीट होती है और आपको वो देखनी चाहिए जो पिछले एग्जाम्स हैं। ठीक है, क्योंकि PIL का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत केसेस है, बहुत स्टेटमेंट्स है, बहुत ट्रीटी हुई है, भाई कितना याद रखोगे। ठीक है, तो वो एक चीज है जो आप वहां से कर सकते हो। तो पेटेंट के ये किस पर चीज पर हुई थी, ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म for the purposes of patent procedure। ठीक है, तो ये बुडापेस्ट ट्रीटी याद रखना 1977 की है और किस चीज पर हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहीं से हमारा वैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बुडापेस्ट ट्रीटी इसका आंसर होगा 1970। लेकिन आगे के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। इसमें दिया मैड्रिड एग्रीमेंट 1891, तो ये हमारा ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मैड्रिड एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क से रिलेटेड। उसके बाद बर्न कन्वेंशन हुई थी 1886 की, जो सबको पता है कॉपीराइट से रिलेटेड है। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी हमारी 1989 में, और ये अगर आप देखोगे तो ये रिलेटेड है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स द लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स भी बोलते हैं ना। ये भी आप ध्यान रखना, कहीं सेमीकंडक्टर लिखा है और आप कंफ्यूज हो जाओ। ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, तो आई होप ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सी ट्रीटी किससे रिलेटेड है और कब हुई है, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। तो अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड जैसे मैड्रिड एग्रीमेंट है तो आप ट्रेडमार्क वाला ऑप्शन जो हमारा पोर्शन है हमने कवर किया वहां लिख सकते हो। बुडापेस्ट ट्रीटी पेटेंट एक्ट के अंदर लिख सकते हो। जब भी आप पढ़ो तो वो रिलेट हो जाएगी चीजें और आपको याद रहेंगी। ठीक है। इसी तरह बर्न कन्वेंशन तो हमने लिखी हुई है। वॉशिंगटन ट्रीटी आप लिख सकते हो लेआउट डिजाइन में कहीं भी अपने नोट्स में। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,072। ये इसकी आईडी है और ये हमारा क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। यानी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन है कि प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके क्या होगा। पहला तो है इट इज अ प्रॉमिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। ये बात ठीक है। तो अगर आपने प्रोमिसरी नोट देखा हो तो वहां पर ये चीज लिखा होता है ना, ऊपर एक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट लिखा होता है ना। दूसरा है ये रेगुलेट होते हैं बाय द इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट 1886। ये भी ठीक है। ये जो हमारा इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट है ये इनसे ही डील करता है। उसके बाद दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई ये गलत है क्योंकि ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है ही। तो ये बात तो है ही गलत। तो सी ऑप्शन जहां पहले तो वो काट देते हैं। ए बी इसमें नहीं है, बी सी ये कट गया, बी डी सी डी। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा कट ही गया। बचा हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। तो जिनमें बी कॉमन है तो बी तो हमारा ठीक है। ए और डी में देखना हमें क्या ठीक है। डी ऑप्शन है दे कैन बी असाइंड विदाउट इंडोर्समेंट। विदाउट इंडोर्समेंट तो नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था प्रोमिसरी नोट या इनके पीछे हमें क्या करना होता है, इंडोर्समेंट करनी होती है। जो साइन होता है ना, आपने देखा होगा चेक वगैरह होता है उनके पीछे साइन होता है। तो प्रोमिसरी नोट वगैरह उनके पीछे साइन होता है। ठीक है। तो ये तो है गलत हमारा ऑप्शन। तो डी भी आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका बच जाएगा ए एंड बी ओनली। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ से समझ में आई कि कैसे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सोल्व भी कर सकते हो। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो चीज नहीं है कि आपको बस डायरेक्ट ही चीजें पता हो तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। कुछ ट्रिक्स होती है जिनको आप लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। ठीक है। तो ये हमारा वन ऑफ द क्वेश्चन है जहां आपको पता है कि किस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है। तो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गई हो। यहाँ से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी है 40,066 और क्वेश्चन है आईपीसी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है दैट ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड हु इज अ पुलिस ऑफिसर। तो जेड क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है जिसने क्या किया है, ए को अरेस्ट किया है। ए लॉसेस इज कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ड्यू टू अरेस्ट एंड किल्स जेड। जेड जब ए को अरेस्ट करता है तो ये क्या अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण और जो अरेस्ट है ना उसकी वजह से, और ये क्या करता है, जेड को मार देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है क्या इसको पनिशमेंट मिलेगी और मिलेगी तो कौन से सेक्शन में मिलेगी। ठीक है। तो इसमें सेक्शन दिए गए 304 ऑफ आईपीसी, दूसरा 302 ऑफ आईपीसी और 304 और 302 ऑफ आईपीसी। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 301 रीड विद द 302 ऑफ आईपीसी नहीं, ये तो है नहीं। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको सेक्शन 302 है हमारा जो आईपीसी का मर्डर, उसके मैंने आपको एक्सेप्शंस करवाए थे, है ना। 4-5 एक्सेप्शंस थे जो मैंने बोला था कि ये जो अगर मान लो कोई भी मर्डर इन 5 एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड होगा। ठीक है। लेकिन हमारा जो पहला एक्सेप्शन था उसके मैंने 3 एक्सेप्शन और आपको बताए थे, जो बोला था कि अगर कोई भी चीज कोई भी मर्डर है अगर इन एक्सेप्शन के अंदर आता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड ना होकर मर्डर होगा। मैंने आपको ये बताई थी चीज, अगर आपने ध्यान से, मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड के हमारे 2 से 3 लेक्चर है जो हाँ हमने डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है कि कब कोई चीज मर्डर होगी, कब कोई कल्पेबल होमोसाइड होगा, क्या चीज है कल्पेबल होमोसाइड, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो अभी भी अगर किसी ने हमारे बीएनएस और आईपीसी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर ये लेक्चर्स जरूर देखना। पूरी लाइफ तक का आपका जो कंसेप्ट है ना मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में जो कंफ्यूजन है वो एक बार में खत्म हो जाएगी। ठीक है।
तो अगर आपको याद हो तो मैंने इन 3 एक्सेप्शंस में आपको बताया था कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस दौरान कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर को मार देता है तो वो क्या होगा, मर्डर की कैटेगरी में आएगा, ना कि कल्पेबल होमोसाइड में। तो यहाँ पर भी जेड क्या अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, ए को अरेस्ट करना उसकी ड्यूटी है, और ए इस अरेस्ट के कारण क्या करता है, प्रोवोक हो जाता है। भाई अरेस्ट करने आया बंदा तो प्रोवोक क्यों हो रहा है, लीगल जा, ठीक है, तो वो क्या करता है, जेड को मार देता है। तो यहाँ पर वो क्या है, ए पर मर्डर का चार्ज लगेगा, ना कि कल्पेबल होमोसाइड का। तो एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो चीजें बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, ना ये कल्पेबल होमोसाइड है, ना ही ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 302 है हमारा आईपीसी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो अभी भी बोल रही हूँ कि अगर कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर वाले किसी ने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स इनसे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसकी आईडी है 40,103 क्वेश्चन आईडी है। तो एक तरफ तो दे रखे हैं भाई केसेस दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं कि उन केसेस में क्या क्या चीज हेल्ड हुई है। चलो देखते हैं। लिस्ट 1 में पहला केस दे रखा है गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो देखने भी जरूरत नहीं है, ये माइनर चाइल्ड की गार्जियनशिप से रिलेटेड है। दूसरा है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा है डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का केस। इसमें शादियों के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। तो देखते हैं ए का होना चाहिए, दूसरी तरफ दे रखे हैं मेंटेनेंस राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन, गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर चाइल्ड, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस और वैलिडिटी ऑफ अ सेकंड मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए इनको मिलाते हैं। हमारा गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो केस है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। मैंने पहले ही बताया कि माइनर चाइल्ड की गार्जियनशिप से रिलेटेड है, कि जो मदर को मिलेगी। ठीक है, तो ए का सेकंड होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है। पहले में ए का सेकंड है, इट कुड बी पॉसिबल आंसर। दूसरे में ए का फर्स्ट है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। तीसरे में ए का सेकंड है, इट कुड बी पॉसिबल आंसर। फोर्थ में ए का फोर्थ दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गया हमारा। तो हमारा बचता है पहला और तीसरा ऑप्शन बचता है। अब देखते हैं हमारा सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, यानी डी का होगा हमारा थर्ड। ठीक है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार में क्या बोला था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस करवाना जरूरी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए क्या है, डायरेक्शंस इशू करनी होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो इससे रिलेटेड डी का थर्ड देखते कहाँ है, पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ए का हो गया सेकंड। बी सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि अगर एक हिंदू मेल की शादी हो रखी है और वो क्या करता है, कन्वर्जन कर लेता है, इस्लाम को अपना लेता है और फिर वहां पर दूसरी शादी कर लेता है, तो जो दूसरी शादी है वो उसकी वॉइड मानी जाएगी। ये बोला गया था, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है, ये 1995 का केस है हमारा। उसके बाद डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें बोला गया था कि जो मुस्लिम विमेन है उनको भी मेंटेनेंस राइट्स होते हैं। तो डी का सी का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है ये तरीका, इससे आपके आई होप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, इन तरीकों को आप अपने जब भी पीवाईक्यूज बैठकर शाम को सोल्व कर रहे हो ना, तो वहां पर अप्लाई करके देखो, ताकि ये तरीके आपकी प्रैक्टिस में इंक्लूड हो जाए। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से आप तरीका देख के सीधा एग्जाम में अप्लाई करोगे, तो भैया वहां नहीं होने वाला है। जब तक आपकी प्रैक्टिस में चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, तब वहां पे तो भूल ही जाओ। वहां पर प्रेशर जो होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई चीज आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना किसी चीज को लेकर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में इंक्लूड करो ये चीजें अपनी। शाम को जब आप पीवाईक्यूज लगाने बैठते हो अलग अलग ईयर के, तो उस टाइम पे ये चीजें लगाओ अपने साथ। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,081। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट से हमारा क्वेश्चन आया है, जहां हमने बताया था कि ह्यूमन राइट 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स और थर्ड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स।
तो इसमें पूछा है 5 ऑप्शन दे रखी कि कौन कौन से राइट है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में इंक्लूड होते हैं। दैट कुड बी अ क्वेश्चन, क्योंकि हमने हमारे जो ह्यूमन राइट का टॉपिक किया है, जहां हमने बताया फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनसे रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन हुई है, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट से कौन सी कन्वेंशन हुई है, कलेक्टिव राइट से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन हुई है, वहां पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन कौन से राइट्स है जो इन जनरेशन में इंक्लूड होते हैं। पहले वो राइट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए वो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। हम लिखते हैं कौन कौन से राइट्स है जो हमारे फर्स्ट जनरेशनल राइट्स में आएंगे। ह्यूमन राइट्स का हमारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट जनरेशनल राइट्स, ये मैं बता चुकी हूं शायद कि फर्स्ट जनरेशनल राइट्स को ब्लू राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशनल राइट्स को हमारे ब्लू राइट्स भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स हैं हमारे, ये किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, और ताकि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम में वो ना हो, ठीक है। तो उसके बारे में है ये फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स, ऑल्सो नोन एज blue rights. And these are related to individual freedom and protection from government interference एंड कौन कौन से राइट्स इंक्लूड होते हैं वो राइट लिखते हैं। एंड इंक्लूड्स, पहला है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। पहला है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, यानी राइट टू लिबर्टी हो सकता है, एंड राइट टू सिक्योरिटी हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो राइट्स है ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन सा किसके अंदर आता है, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो सके। तीसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद अगले राइट की बात करें हम, वो आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड असेंबली। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये राइट इसके फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स है, जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर आता है, फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फेयर ट्रायल एंड राइट टू वोट। राइट टू फेयर ट्रायल एंड सेवेंथ है राइट टू वोट। ये कहाँ आते हैं, हमारे फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स है, जो सबको पता होने चाहिए और टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से जो ह्यूमन राइट्स है वो फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स की। सेकंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, तो इसके अंदर कौन कौन से राइट आते हैं। पहला तो है इसमें राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा राइट टू एजुकेशन सेकंड जनरेशनल राइट है। दूसरा हमारा राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा राइट है हमारा राइट टू हाउसिंग, जो कि सेकंड जनरेशनल राइट है। फोर्थ है हमारा राइट टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस।
right to work in just and favorable conditions. ये हमारा फोर्थ सेकेंड जनरेशनल राइट है। वो हम उसके बाद आता है हमारा राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी हमारा सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू पेंशन, ये भी क्या है हमारा सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट है। उसके अलावा राइट टू यूज माइनॉरिटी लैंग्वेज, माइनॉरिटी लैंग्वेज, ये है हमारा सेकेंड जनरेशनल राइट। उसके बाद आता है हमारा राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी हमारा क्या है सेकेंड जनरेशनल राइट है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शंस में दिया जाता है। नाइन्थ है हमारा राइट टू एन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये भी हमारा क्या है सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट है। तो ये कुछ राइट्स है जो हमारे सेकेंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स की, जिनको हम कलेक्टिव राइट्स और सोलिडेटरी राइट्स बोलते हैं, सोलिडेरिटी राइट्स बोलते हैं। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स ऑल्सो नोन एज collective rights and solidarity rights. And third generation human rights focuses on collective concepts such as community and people. It includes कौन कौन से राइट इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, चलिए लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट थर्ड जनरेशनल राइट है राइट टू डेवलपमेंट, हर कम्युनिटी को डेवलपमेंट का राइट है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू पीस, जो कि कलेक्टिव राइट है। थर्ड आता है हमारा राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, जो कि अगेन हमारा कलेक्टिव राइट है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू शेयर इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड, इन द एक्सप्लॉयटेशन of the common heritage of mankind, ठीक है। उसके बाद अगले कौन से राइट है जो थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं, वो है फिफ्थ राइट है हमारा राइट टू कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो अगेन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ऑप्शंस के अंदर देकर,
डिटर्मिनेशन, उसके अलावा राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, और नेक्स्ट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेशन इन कल्चरल हेरिटेज, इन कल्चरल हेरिटेज। उसके अलावा राइट्स टू इंटरजेनरेशनल इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी, तो ये हमारे कुछ राइट्स है जो कलेक्टिव या थर्ड जनरेशनल राइट कहलाते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये जो हमारे राइट्स है ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए कि कौन सा राइट कौन सी जनरेशन के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनने के चांसेस है। जैसा कि मैंने बताया कि यूजीसी नेट का पैटर्न अब एक स्टेप ऊपर हो चुका है, तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कौन कौन से हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये मैंने बताया सेकंड जनरेशनल ह्यूमन राइट्स है हमारा। राइट टू लिबर्टी, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मैंने बताया थर्ड जनरेशनल ह्यूमन राइट है हमारा। और राइट टू लाइफ पहला ही मैंने बताया फर्स्ट जनरेशनल ह्यूमन राइट्स है। तो ए और डी हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो बी सी ई कहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जहां बी सी ई ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा जो तरीका है ये समझ में आ रहा होगा, और ये नोट्स आप अपने जो ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है वहां पर एक पेज पर लिखकर वहां पर पिन अप कर लेना। ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,105, और हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इट्स सीक्वेंस इन द पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट से क्वेश्चन है, और ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है और फिर किस चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस, दूसरा ग्रांट ऑफ पेटेंट, डेट ऑफ पेटेंट, टर्म ऑफ पेटेंट, राइट्स ऑफ पेटेंटी। अच्छा, ये सेक्शंस दिए गए हैं पेटेंट एक्ट के, और पूछा है कि कौन सा इनको फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा सेक्शन पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो देखते हैं कौन से हमें सेक्शन पता है। तो अगर हम देखें कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस, ये तो नहीं पता भाई कहाँ है, कौन से सेक्शन में बात की गई है। ग्रांट ऑफ पेटेंट की बात करें तो ये दिया गया सेक्शन 43 में। मैंने आपको बताया था प्रोसीजर जो होगा पेटेंट का पूरा प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 43 में। आप प्लीज पेटेंट एक्ट के वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 43 है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में। दूसरा डेट ऑफ पेटेंट है, ये दिया गया सेक्शन 45 में। टर्म ऑफ पेटेंट ये दिया गया सेक्शन 53 में। राइट ऑफ पेटेंटी भी नहीं पता है कौन से सेक्शन में है, लेकिन इतना पता है कि ये सेक्शन 50 से पहले पहले आता है, सेक्शन 50 के बाद नहीं आता है ये। लेकिन इसका एग्जैक्ट सेक्शन मुझे नहीं पता है कौन सा है, राइट्स ऑफ पेटेंटी कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, बट हम फिर भी लगाते हैं। तो हमारा जो टर्म ऑफ पेटेंट है ये डी है। राइट ऑफ पेटेंटी हमारा 50 से पहले आता है, यानी बी सी ई एक साथ होंगे। और ए है हमारा, ये भी डाउट में है कि कहां पर आता है। पहले देखते हैं बी सी ई कहीं साथ में है क्या। सी ई बी पहले है, सी यानी 45 राइट ऑफ पेटेंटी से पहले है। अच्छा, बी सी ई ये यहाँ पे दे रखा है, ये कुड बी पॉसिबल आंसर। बी सी ई थर्ड में भी दे रखा है,
और BEDAC यहाँ नहीं दे रखा है। तो हम अपना दूसरा और तीसरे को पॉसिबल आंसर लेकर चलते हैं एक बारी, ठीक है। अगर हमारा जो राइट ऑफ पेटेंटी है ये आता है, अगर हमारा टर्म ऑफ पेटेंट सेक्शन 53 है, सपोज हम इसको लास्ट में लेकर चले और या तो हम इसको ए को लास्ट में लेकर चलते हैं या डी को लास्ट में लेकर चलते हैं। तो अगर हम डी को लास्ट में ले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शंस, ये भैया रियली मुझे कोई आइडिया ही नहीं है पहला ऑप्शन कहाँ कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है। BCEDA या फिर ABCED, डी वैसे दे रखा है सेक्शन, डी तो सेक्शन 53 में है, ये तो कंफर्म है। ए इनसे पहले आता है कि बाद में आता है, ये क्वेश्चन है। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 40,105 का, एक सेकंड दो मेरे को। $40,105 का दे रखा है तीसरा ऑप्शन, यानी ABCED ये दे रखा है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, यानी डी लास्ट में आएगा टर्म्स ऑफ पेटेंट सेक्शन 53। BCE हमारा है ही एक साथ कर रखा है, ई कौन से सेक्शन में है और ए कौन से सेक्शन में है ये हम गूगल कर लेते हैं। Consequence of secrecy directions, ये दिया गया है सेक्शन 37 में, पहला ऑप्शन है सेक्शन 37 और हमारा राइट्स ऑफ पेटेंटी दिया गया है राइट्स ऑफ पेटेंटी है हमारे सेक्शन 48। तो इस वजह से हमारा ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर ई और लास्ट में डी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है कि हमें एक ऑप्शन नहीं पता था, दो ऑप्शन नहीं पता था, उससे हम कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन हाँ, आपका 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा, थोड़े घोड़े दौड़ाने होंगे अपने दिमाग के, ताकि आपका ऑप्शन करेक्ट निकल आए। अभी तो हमारे पास गूगल था तो हमने सारा ले लिया, वरना वहाँ पे कोई गूगल बाबा नहीं बैठे हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे क्योंकि लेक्चर का टाइम हो गया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।